हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। ऑसम, जबरदस्त, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.4। इस 1.4 से पहले जो हमने 1.2 1.3 बनाया है एक्सरसाइज, उसको आप जो है इस क्लास 9th की 2024-25 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। और पहले आप 1.2 1.3 को क्लियर करेंगे क्योंकि उसमें भी हमने कुछ इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा है। और इसके बाद अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 9th का चैप्टर 1 का 1.4 है। और इसको भी हम पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ में डीपली एक एक चीज को ध्यान से अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके बाद हम उसको एक अलग वीडियो में डाउट क्लास के नाम से उसको हम अलग से समझ लेंगे, अलग से एक बार और उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे। तो मेरे साथ आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और इनको आप नोट करते जाइएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसके अलावा प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके दिमाग में ये परफेक्टली सेट हो जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इस में हमें रैशनल के बारे में बताना है कि कौन सा सम आपका रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो पहले तो मैं रैशनल आपको क्लियर होना चाहिए, और इससे पहले की क्लासेस में आपको इरेशनल और रैशनल के कॉन्सेप्ट्स को समझा चुका हूं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कुछ ब्रीफ में थोड़ा सा। तो रैशनल क्या होता है, जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। और इरेशनल वो नंबर होते हैं जिनको हम रूट के फॉर्म में लिखते हैं और जिनका एक कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर होता है और एक इरेशनल होता है। इससे पहले की क्लासेस से मैंने डीपली ये समझाया है, वहां से भी आप इनको और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम इसमें आ जाते हैं जरा। जैसे हमारा ये पहला सम है, तो पहले सम में अगर यहाँ पर सिर्फ √2 लिखा होता, सॉरी सिर्फ 2 लिखा होता, ये हमारा √5 नहीं लिखा होता, सिर्फ 2 लिखा होता, तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में बता सकते थे। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे तो ये अपना P अपॉन Q का फॉर्म हो जाता। अगर √5 साथ में नहीं होता तो हमारा ये रैशनल नंबर होता। बट इसके साथ में ये √5 नंबर है और 5 का यहाँ पर कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, और रूट वाले जो नंबर होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। इस तरह से ये पूरा का पूरा नंबर हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम √5 की जो वैल्यू निकालते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की जो कहानी है वो भी हम इससे पहले की क्लासेस में समझ चुके हैं। तो वहां पर इसके कई सारे हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, तो वहां पर आप जाके देख लीजिए, वो आपको क्लियर समझ में वहां से आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर समझते हैं कि √5 जो है उसकी वैल्यू ये होती है। आप इसको एग्जैक्टली या तो वैल्यू को याद कर लेंगे, या फिर आपको रूट की जो वैल्यू होती है वो निकालने के लिए क्लास 8 में जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो क्लास 8 की लॉन्ग डिवीजन मेथड की जो एक्सरसाइज है वहां से आप इस मेथड को सीख लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर जो रैशनल हम समझ रहे हैं तो उसको जरा देख लेते हैं। और एक बार मैं आपको इसको √5 की वैल्यू को निकाल के ही बता देता हूं, जिससे कि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। तो जैसे ये 5 है, 5 का हमें स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5 का कोई पेयर नहीं है तो यहां पर हम 0 मान लेंगे, तो ये पेयर बन जाएगा। यहाँ पर पेयर के फॉर्म में सॉल्व करते हैं और यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका स्क्वायर इससे ज्यादा ना जाए। तो हम जैसे 3 लिखेंगे, 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा। 1 अगर हम लिखेंगे तो वो ज्यादा कम हो जाएगा डिवाइड की तरह। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 2 जा, और जो वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं वो एक यहाँ पर भी लिखते हैं, 2 2 जा 4। और ये वैल्यू प्लस होती है, ये वैल्यू माइनस होती है। 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा 1। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं जितने चाहे उतने, और इनको हम पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं और पेयर के फॉर्म में ये नीचे उतारते हैं। अब बिकॉज पॉइंट के उस साइड वाले नंबर हम नीचे उतार रहे हैं इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। और यहाँ पर अपने मन से, जैसे मैं अगर यहाँ पर 1 लिख रहा हूं तो मुझे यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, और 1 का 41 में इंटू करूंगा तो यहाँ 41। अब मैं यहाँ पर 2 लिख सकता हूं तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी फिर 2 हो जाएगा, और 2 का 42 में इंटू करूंगा तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अब मैं यहाँ पर 3 लिख सकता था बट 3 ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा। और जो यहाँ पर लिखेंगे वही हमें यहाँ पर लिखना है, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते जाते हैं, इधर प्लस करते जाते हैं, इधर माइनस करते जाते हैं, और यहाँ पर फिर जो हमारा रिमाइंडर आता है, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर आ गया,
तो इसमें फिर ये पेयर हम नीचे उतार देते हैं और यहाँ पर फिर कोई नंबर लिखते हैं और उसी नंबर को हम यहाँ पर भी लिखते हैं और फिर ये इंटू करके फिर वही माइनस करते जाते हैं, रिमाइंडर आता जाता है, डिवाइड करते जाते हैं। और यहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन आएगी कि रिमाइंडर आता रहेगा और डिवाइड जाता रहेगा, यहाँ पर नंबर बढ़ता रहेगा और ये बढ़ता रहेगा, तो इस तरह से डॉट 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 लगता रहेगा। यहाँ पर ये मैंने 5 मंथ से लिखा है बिकॉज यहाँ पर अपन देख रहे हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर 3 आएगा और 3 का इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा, फिर उसको माइनस करेंगे, इधर प्लस करेंगे और जैसे अभी तक हमने करा वैसे हम करते जाएंगे और ये डिवाइड जाता रहेगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। और फिर बिकॉज हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 में से, बिकॉज ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है, ये 2.23606 है और ये सिर्फ 2 है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो माइनस में आता है और इसमें से इसको माइनस करा तो ये आ गया 2 में से 2 जाएगा 0 और ये 23606 ये पूरा ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जब ये डैश 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 लगता है तो इसको हम इरेशनल फॉर्म बोलते हैं, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। या आप डायरेक्टली भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बिकॉज ये रूट नंबर है तो आप इसे इरेशनल बोल सकते हैं। As the decimal expansion of this expression is non-terminating, non-recurring, non-recurring क्या चीज होती है कि बिकॉज यहाँ पर 2 फिर 3 फिर C, यहाँ पर नंबर अलग अलग आते जा रहे हैं, तो इसलिए नॉन रिकरिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नंबर कभी एंड नहीं होंगे, नंबर यहाँ पर आते रहेंगे क्योंकि डिवाइड जाता रहेगा, इसलिए नंबर आगे आते रहेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इसलिए क्योंकि नंबर हर बार अलग आ रहा है और हर बार 25252525 आता रहेगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग नहीं। तो ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और इसमें आप एक बार आराम से स्लो स्पीड में जो मैंने अभी तक समझाया है उसको देख लीजिएगा तो वो समझ में आपको आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा दूसरा सम है और यहां पर हम देख रहे हैं 3 प्लस √23 लिखा हुआ है। अब हम यहां पर जैसे ये माइनस लिखा हुआ है तो माइनस √23, अगर ये माइनस नहीं होता तो इसका अंदर इंटू हो जाता, लेकिन बिकॉज यहां पर बीच में माइनस लगा हुआ है तो इसका इसमें इंटू तो होगा नहीं, तो अब ये प्लस का √23 माइनस का √23 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। ये वैसे ही कैंसिल हुआ है जैसे 2 - 2 हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि 2 प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, इसलिए हम इनको कैंसिल भी कर देते हैं। वैसे ही √23 में से √23 आएगा तो 0। अब यहाँ पर 3 बचा, इसके अपन में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे और ये अपना P/Q का फॉर्म हो गया। तो इस तरह से ये हमारा रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म, देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर। आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर सम नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × √7 अपॉन 7 × √7, क्योंकि 2 का √7 में इंटू करेंगे 2 √7 हो जाएगा। और ध्यान रखें बाहर वाले नंबर का रूट के अंदर वाले में इंटू नहीं होता है, तो 2 7 जा 14 का भी नहीं होगा, क्योंकि रूट से बाहर है और ये रूट के अंदर है, इसलिए 2 √7 का इंटू 2 √7, 7 × √7 का इंटू 7 √7। अब ये इंटू की सिचुएशन में तो ऊपर नीचे कैंसिल कर ही सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया और ये 2/7 सिर्फ यहाँ पर बचा और ये हमारा P/Q का फॉर्म है, तो ये रैशनल हो जाएगा एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जरा आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर सम नंबर 4 की तरफ आगे चलते हैं। चौथा सम जो है, फोर्थ नंबर का सम क्या कहता है, 1/√2। अब बिकॉज यहां पर एक आपका कंप्लीट होल नंबर है और एक रूट के फॉर्म में नंबर है, तो इस तरह से ये इरेशनल हो जाएगा क्योंकि कैंसिल होगा नहीं। अब ये आगे स्टेप कैसे बन रही है तो उसको मैं समझा देता हूं। जैसे यहां पर 1/√2 है तो हम डेनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन को थोड़ा सा और आगे हम स्टेप्स में समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी यहां पर मैं शॉर्ट में समझाता हूं। जैसे √2 है, इसका हम डेनोमिनेटर का ये डेनोमिनेटर है, इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर और नीचे इंटू करके लिखते हैं। तो ये √2 है, एक बार इसको ऊपर इंटू करके लिख दिया, एक बार इसको नीचे लिख दिया, तो ये हमारा डेनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हो गया है। अब √2 का 1 में इंटू करेंगे तो √2 हो जाएगा और √2 का मल्टीप्लाई आपका 2 हो जाएगा। ये वैसे ही है बिकॉज रूट के अंदर वाले में इंटू हो जाता है, तो रूट के अंदर वाले में जब अंदर वाले का इंटू होगा तो 2 × 2 हो जाएगा और ये पेयर बन जाएगा, तो ये एक नंबर यहां से बाहर आ जाएगा। ऐसे √2 का मल्टीप्लाई 2 आपका हो गया, तो ये √2/2 सिचुएशन आपको यहां पर ये दिख रही है। अब √2 की जो वैल्यू होती है 0.707, अब बिकॉज ये डिवाइड करने के बाद लिखी है
√2 की वैल्यू 1.414 डैश 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 और भी डिजिट होता है, तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं और फिर जब इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब ये √2 की वैल्यू या तो आप याद कर लेंगे 1.414 डैश डैश डैश, यहाँ पर इतने ज्यादा डिजिट नहीं भी लिखेंगे, 1.414 इतना लिख के डैश 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 लगा देना, फिर इसका डिवाइड कर देना और 2-3 डिजिट लिख के आप डैश 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 मार देना, तो वहां से वो चीज समझ में आ जाएगी कि ये इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, इसलिए इरेशनल है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका निकालने का तरीका भी वो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, तो ये क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले मैंने एक सम सॉल्व करके भी बताया, इसके बाकी के और ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा सम हम देखेंगे क्लास 8 में। आप वहां पर रिवाइज कर लीजिएगा, मेरी ही वीडियो में रिवाइज कर लीजिएगा, जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा वहां पर आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड को मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में भी आपको करके समझा दूंगा, वहां पर आपको सिखा दूंगा। बाकी अगर आता है तो मेरे साथ कंटिन्यू कर लीजिए, और अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो यहाँ पर अभी फिलहाल में कुछ 2-4 वैल्यू है, इनको आप माइंड भी कर सकते हैं, माइंड में याद रख सकते हैं, इनको दिमाग में रख सकते हैं। तो 1.414 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.707 और डैश 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 लगा देना। एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज डैश 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 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। और मैंने तो पहले ही कहा था रूट का नंबर रहता है तो वो एक इरेशनल होता है। अब 2 पाई आपका इरेशनल है, इसको बताइए जरा। तो बिकॉज पाई आपका इरेशनल ही होता है, पाई आपका इरेशनल होता है, तो उसमें 2 का इंटू कर दो तो वो भी इरेशनल ही होगा। पाई की वैल्यू ये होती है 3.1415 डैश 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 डैश, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग सिचुएशन है। 2 का इंटू करेंगे तो ये 2 का इंटू पीछे से इंटू कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग सिचुएशन है। इस तरह से आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। तो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब इनको थोड़ा सा कैलकुलेट करके इंटू पिंटू करके हमें इन्हें सॉल्व करके आगे बढ़ना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 + √3 इंटू 2 + √2 है। तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, इन दोनों को पहले हमने यहाँ पर लिखा और हम इस नंबर को इस पूरे ब्रैकेट में इंटू कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3a और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। अब ये बिकॉज प्लस लगा है तो हमने यहाँ पर ये प्लस लगा दिया, फिर ये √3 है तो √3 लिख दिया और इस √3 का हम पूरे ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर लिख दिया। 3 का 2 में इंटू कर दिया 3 2 6, 3 का √2 में इंटू कर दिया 3 √2, इस √3 का 2 में इंटू करेंगे तो ये 2 √3 हो जाएगा। अब इस √2 का सॉरी इधर हम आ गए हैं, इस 2 का √3 में इंटू किया 2 √3, अब इस √3 का √2 में इंटू करेंगे तो ध्यान रखिए कि बिना रूट वाला नंबर या रूट के बाहर वाले नंबर का रूट के अंदर वाले में इंटू नहीं होता है, तो उसको ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है तो अंदर वाले का अंदर वाले में इंटू हो जाता है, तो इसलिए 3 2 6 हो जाएगा √6। अब बिकॉज ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, ये इसके साथ प्लस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रूट वाला नंबर, ये बिना रूट वाला नंबर, और ये भी इसके साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके रूट के अंदर 2 है, इसके रूट के अंदर 3 है। अगर दोनों में √2 होता तो ये बाहर वाली वैल्यू ऐड हो जाती और √2 हम कॉमन करके एक बार लिख सकते थे, बट बिकॉज यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √3 है, इसलिए इन दोनों को भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। और √6 है इसके अंदर तो रूट में अलग ही वैल्यू है तो ये भी ऐड नहीं हो पाएगी। तो अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसको हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं क्योंकि अब ये टोटली सिंप्लीफाई हो गया है। तो ये हमारा था पहले वाले सम का आंसर। दूसरे वाले सम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला सम हमारा ये है, इसको हमने नीचे लेके आए पहले। अब इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर सॉल्व करा हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, और जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है और जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, तो ये भी आपका a माइनस बी हो गया। a प्लस बी इंटू a माइनस बी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्लास 8 में भी आपने सारी आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप इन आइडेंटिटीज को बताते जाऊंगा, इनको नोट करते जाइएगा और याद कर लीजिएगा फटाक से। तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको एज इट इज याद रखेंगे। तो ये a की वैल्यू 3 है तो ये 3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, ये माइनस, और फिर ये b की वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर।
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये 3 बचा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 6 हमारा ये सिंपलीफाई हो गया। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। आइडेंटिटी का ही पूरा गेम था, या जैसे हमने ये ऊपर वाला करा है वैसे भी आप कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा के करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम हमारा है, ये हमारा नेक्स्ट सम है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, आप इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बिकॉज जब किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो उसे हम 2 बार इंटू करके लिख सकते हैं। वैसे √5 √2 का होल स्क्वायर है तो √5 प्लस √2, और एक बार और आप इसे लिखेंगे ब्रैकेट में √5 प्लस √2 इसी की तरह। तो ये हमारा हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, √5 का इस पूरे ब्रैकेट में इंटू √5 इंटू √5 प्लस √2, और फिर इस √2 का इस पूरे ब्रैकेट में इंटू, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, इस √2 का इंटू √5 प्लस √2, इस √5 का दोनों में इंटू करेंगे जैसा पिछले वीडियोस में भी हमने देखा था, फिर इस √2 का दोनों में इंटू करेंगे, फिर वैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है आपका कि आप यहाँ पर इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो बीच में प्लस लगा है तो a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैंने यहां ले आया इसको। अब यहां समझ लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a हमारा √5 है और b हमारा √2 है और ये होल स्क्वायर लगा है, तो ये a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर तो फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस ये 2 तो ये हमने 2 लिख दिया, फिर a इंटू बी तो a इधर लिख दिया और ये b इधर लिख दिया, a इंटू बी, a इंटू बी। तो ये हमने आइडेंटिटी में इसको सेट कर दिया, ये आइडेंटिटी आप याद कर लेंगे। अब यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये 5 बचा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये 2 बचा, और रूट के अंदर का रूट के अंदर इंटू हो जाता है तो ये 5 2 10 हो गया, और ये बाहर वाला 2 इधर लिखा है, ठीक है। फिर ये 5 और 2 7, और ये एज इट इज नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। 7 और 2 को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ रूट वाला नंबर लिखा हुआ है, तो 7 सेपरेट रहेगा और 2√10 ये सेपरेट है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ सम्स की तरफ। तो ये हमारा a माइनस बी की आइडेंटिटी आप a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं। तो a माइनस बी, a प्लस बी इससे पहले भी हमने देखी थी। आप चाहें तो a माइनस बी, a प्लस बी पहले लिख लो, या a प्लस बी, a माइनस बी पहले लिख लो, बात एक ही होती है। मतलब चाहे पहले a प्लस बी लिख लो, चाहे पहले a माइनस बी लिख लो। अब ऐसे समझ सकते हैं जैसे इसको हमने 2 इंटू 4 करें या 4 इंटू 2 करें, 2 इंटू 4 भी 8 होता है, 4 इंटू 2 भी 8 होता है, तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो a माइनस बी, a प्लस बी का जो आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इससे मैंने पहले आपको ये तरीका जो सबसे पहले देखा था वैसे भी कर सकते हैं। इस √5 का इस पूरे ब्रैकेट पे इंटू, फिर माइनस लगा देना, फिर √2 का इस पूरे ब्रैकेट पे इंटू, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, और जैसा भी आपको इजी लगता है आइडेंटिटी लगा के ज्यादा बेहतर है। तो a की वैल्यू √5 है, a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू √2 है, b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। आसान था, समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप इसको आराम से वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा और वीडियो को स्लो करके एक बार और समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी तो समझ में आ गया होगा। यू आर सो इंटेलिजेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर होता है, क्वेश्चन को समझ में आ गया तो आंसर भी समझ में आ जाएगा। रिकॉल, याद कीजिए, पाई इज डिफाइंड, पाई को हम डिफाइन करते हैं रेशियो के फॉर्म में ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब सी होता है, किसके रेशियो के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस एंड इट्स डायमीटर, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं।
तो डायामीटर और सरकमफेरेंस के रेशियो के फॉर्म में, एंड जिसको अपन बोल सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, और ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन लगता है बिकॉज सी अपॉन डी मतलब ये पी अपॉन क्यू की तरह है, और पी अपॉन क्यू एक रैशनल होता है, इस तरह से पाई आपका रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो पाई इरेशनल होता है। ये इधर पी अपॉन क्यू की तरह दिख रहा है तो रैशनल है, जबकि पाई इरेशनल है, तो ये तो बात उल्टी सीधी हो गई, एक जगह रैशनल एक जगह इरेशनल। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन, इस विरोधाभास को आप ये बताइए कि पाई इरेशनल कैसे हुआ, और हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, और आप इस कॉन्ट्राडिक्शन, इस विरोधाभास को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो जरा चलिए रिजॉल्व करते हैं इस कॉन्ट्राडिक्शन को। अब जरा पहले ये समझ लीजिए कि आपको ये तो पता होगा ये सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर होता है, सेंटर से जाने वाली लाइन डायमीटर होती है, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल या कैपिटल कोई भी रख सकते हैं, और ये हमारा चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है सरकमफेरेंस होती है, सरकमफेरेंस को हम सी से डिनोट कर देते हैं। तो ये सरकमफेरेंस सी और डायामीटर डी, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका होता है पाई की वैल्यू। अब जरा समझिए, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आपको लग रहा है ऐसा कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है तो रैशनल हो गया, अरे भाई जरूरी नहीं कि रैशनल हो, क्योंकि सी और डी में से कोई भी एक वैल्यू भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुई तो आपका इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता ही है। अब नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो जरा समझ लेते हैं आगे। नो कॉन्ट्राडिक्शन, यहां पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। व्हेन वी मेजर अ लेंथ विद स्केल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, जब हम इस सरकमफेरेंस को या डायमीटर को किसी भी स्केल या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू, तो वहां पर हमें एक अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू मिलती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, ना हम एक एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करते हैं। फॉर दिस, इसके लिए रीजन है, वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज इरेशनल। हम यहां पर ये नहीं बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली सी इरेशनल है या डी इरेशनल है, तो सी भी इरेशनल हो सकता है या डी भी इरेशनल हो सकता है। देयरफॉर द फ्रैक्शन सी अपॉन डी इज इरेशनल। इस तरह से आपका फ्रैक्शन सी और सी अपॉन डी इरेशनल हो जाता है। हेंस पाई इज इरेशनल, इसलिए आपका पाई भी इरेशनल हो जाता है। तो हम यहाँ पर जब इसको मेजर करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या इसको मेजर करते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जैसी सिचुएशन होती है, और जब नॉन टर्मिनेटिंग जैसी सिचुएशन होती है तो वहां पर पाई आपका इरेशनल हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। इस लाइन को 2-3 बार ध्यान से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम उसको दोबारा समझ लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे, और जरा क्वेश्चन नंबर 4 की बातों को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में तो सिर्फ इतना ही कहा है कि रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। नंबर लाइन आप सब लोग जानते होंगे, 1 2 3 पॉजिटिव डायरेक्शन, 1 2 3 नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये आपके इंटीजर फॉर्म होते हैं। तो इसी तरह से रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पर रखना है, तो हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन बना ली है। ये नंबर लाइन ये हमने पहले एक लाइन खींच ली है, और इस पर हम एक नंबर लाइन की तरह ट्रीट करेंगे। अब जरा इसको वर्ड टू वर्ड समझते जाइएगा कि हम इसको कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, और कैसे हमारा रूट 9.3 इस पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो चलिए, मार्क अ लाइन सेगमेंट ओबी। जैसा जैसा मैं बोलते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, वैसे वैसे आप लोग करते जाइएगा, समझते जाइएगा। तो ओबी हमने एक नंबर लाइन बना ली, ओ से लेकर बी तक हमने एक नंबर लाइन को बना लिया, जिसकी वैल्यू हमने स्केल से नाप के बनाएंगे 9.3 यूनिट। यूनिट इसलिए क्योंकि यहां पर नहीं बोला है कि सेंटीमीटर है कि मीटर है कि मिलीमीटर है, आप सेंटीमीटर में बना लीजिएगा। तो 9.3 यूनिट हमने ये बना लिया ऑन नंबर लाइन। फर्दर टेक बीसी ऑफ 1 यूनिट, इसके अलावा हमने 1 सेंटीमीटर और लाइन आगे बढ़ाई और इसको नाम दे दिया बीसी। 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर हमने और आगे बढ़ा दिया, जिसको हमने बीसी नाम दे दिया। अब जरा और आगे चलते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट डी ऑफ ओसी। अब हमने यहां पर ओसी, ओ से लेके सी तक कितना हो रहा था, जैसे ये 9.3, ये 1 और बढ़ गया तो 10.3 हो गया। 10.3 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। बाकी मिड पॉइंट निकालने का एक तरीका और भी होता है, वो आपको आता होगा, नहीं आता तो सिखा दूंगा आगे कभी।
तो इनका हमने मिड पॉइंट अभी फिलहाल ये निकाल लिया। ओ से सी का मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट ये आ गया, ओ से सी का ये बीच का पॉइंट हमें मिल गया। अब ये मिड पॉइंट हमें मिल गया, तो हमने यहां पर क्या करा, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन ओसी। ओसी पर, ये जो ओसी है, ओसी पर हमने ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, जिसमें डी को सेंटर माना और डी को सेंटर मान के इसको रेडियस लिया, और इसको रेडियस लेकर मतलब अपने इधर से ही डिवाइडर लेके और इस पे ऐसे बना दिया, पूरा इस पे रख के ऐसा। समझ में आ गया होगा, आप इस तरह से करते रहते होंगे, कई बार किया होगा। तो यहां पर डी एज अ सेंटर और हमने इधर से कि डिवाइडर से ये पूरा ये सेमी सर्कल बना दिया। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ओसी। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस ओसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के एंगल से प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। तो 90 डिग्री से हमने ये बनाया ओसी लाइन पर, बी पॉइंट पर। किस पॉइंट पर बनाएंगे हम, ओसी पासिंग थ्रू पॉइंट बी, पॉइंट बी पर ये पास होना चाहिए, और हमने ये 90 डिग्री एंगल बना दिया। लेट इट इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट ई। अब ये सेमी सर्कल तो हमने पहले ही बना दिया था, जब हम इस परपेंडिकुलर बनाएंगे तो लंबा खींचेंगे तो यहाँ पर किसी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हमने ई मान लिया जिस पॉइंट पर ये काट रहा है। और अब इसको हम रेडियस की तरह देखेंगे इसको, और रेडियस की तरह देख करके इसको हम यहाँ पर एक और पॉइंट बना देंगे नंबर लाइन पर। इसको जरा समझ लीजिए, टेकिंग बी एज अ सेंटर, बी को सेंटर मान लीजिए, एंड बी ई एज अ रेडियस, बी ई को आप रेडियस मान लीजिए, और ऐसा सेमी सर्कल एक ऐसा आर्क बना दीजिए। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन एट एफ। जब हम ये आर्क बनाएंगे तो ये आर्क हमारा एक लाइन पर एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जिसको हम एफ नाम दे देंगे। और ये अब आपका एक बीएफ लाइन बन गया है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी रूट 9.3 के इक्वल। तो बात समझ में आ गई होगी पूरी स्ट्रक्चर। पहले हमने एक नंबर लाइन बनाया, फिर हमने ओसी स्केल से 9.3 बनाया, फिर हमने बीसी वन और बढ़ाया, फिर हमने पूरा ओसी के बराबर, इस ओसी के बराबर हमने इस ओसी का बीच का पॉइंट लिया, मिड पॉइंट, इसको हमने यहां से यहां तक एक डिवाइडर से हमने यहां तक लिया और इसको हमने ऐसा कर दिया। आई होप ये बात समझ में आ गई। डिवाइडर से हमने ऐसा लिया और इसको हमने ये सेमी सर्कल यहां पर बना दिया। अब इस सेमी सर्कल में हम क्या करेंगे आगे, उसके बाद हमने फिर यहां पर जो बी पॉइंट है इसमें परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर बना के इसको हमने परपेंडिकुलर वाली लाइन को बहुत ऊपर तक खींच दिया, ये इस पॉइंट पर जाएगा, इसको हम रेडियस मानेंगे और इसको यहां पर इस पॉइंट इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा BF एक रूट 9.3 का यूनिट आ जाएगा। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें अगर कोई और चीज समझना हो तो मुझे आप बता दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और जरा फटाफट समझ लेते हैं इनको हम। तो इसमें हमें क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइज हम करते हैं, तो इन दोनों सम्स में हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन ही करना है। तो अब ये हमारा जो सम है पहला वाला 1/√7, तो हमने यहाँ पर 1/√7 लिखा, इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो डिनोमिनेटर का 2 बार इंटू करके लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर का 2 बार ऊपर इंटू और नीचे इंटू हम करते हैं, तो ये रैशनलाइजेशन हो जाता है। हमें 1/√7 का रैशनलाइजेशन करना है, तो हम डिनोमिनेटर का करना होता है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हमें करना है। तो डिनोमिनेटर को हम ऊपर और नीचे इंटू करके लिखते हैं। अब 1 का √7 में इंटू करेंगे तो √7 हो जाएगा, √7 और √7 का इंटू 7 हो जाएगा। ये वैसे ही क्योंकि रूट के अंदर वाली वैल्यू को रूट के अंदर वाली वैल्यू में इंटू होता है, तो रूट के अंदर 7 × 7 हो जाएगा, और जब ये पेयर बन जाएगा तो हम इसे एक बार लिख देते हैं। तो ये हमारी रैशनलाइजेशन हो गई है डिनोमिनेटर की। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, √7 का ऊपर और नीचे इंटू करा, और ये फिर हमने 1 का √7 में इंटू √7, और ये बिकॉज यहाँ पर आपका √7 था, तो √7 का √7 में इंटू हो गया आपका 7। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरे सम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, 1/√7 माइनस √6। इसको जरा समझ लीजिए, 1/√7 माइनस √6। इसमें जब एक सिंगल नंबर होता है, जैसे मैंने 1/√7 लिखा था, उसमें कुछ नहीं करते हैं, ऊपर नीचे जो नंबर लिखा है उसी का ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, और फिर ऊपर का ऊपर इंटू नीचे का नीचे इंटू करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बीच में माइनस या प्लस लगा होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो यही करना है कि इसका सेम इसी का ऊपर और नीचे इंटू करना है, लेकिन ये जो साइन है उसका चेंज कर देते हैं। जैसे ये माइनस है तो इधर हम ऊपर नीचे प्लस लगा लेते हैं,
और अगर यहाँ प्लस होता है तो ऊपर नीचे हम ये माइनस कर लेते हैं। तो √7 माइनस √6 है, और इसी को हमने ऊपर और नीचे इंटू करा साइन चेंज करके, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। 1 का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको हम a माइनस बी का इंटू की तरह कर सकते हैं। a का a में इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √7 का √7 में इंटू, या आप ऐसा समझ लीजिए a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी a प्लस बी आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे पहले भी अपन ये वाले सम्स कर चुके हैं, कुछ 2-3 सम्स अपन ने पीछे भी किए हैं a माइनस बी a प्लस बी से। तो वैसे ही √7 आपका a हो गया, तो a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू आपकी √6 हो गई तो b का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ऊपर का नंबर एज इट इज, 1 का इसमें इंटू करा तो एज इट इज √7 प्लस √6 पूरा उतार दिया हमने। अब ये 7 बचा आपका और ये आपका 6 बचा। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का किसी में डिवाइड करते हैं तो वही का वही आ जाता है। आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, इसका रैशनलाइजेशन। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम है, तीसरा वाला सम है 1/√5 प्लस √2। 4 सम्स है इसमें, 1/√5 प्लस √2। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि जो नीचे वाला जो नंबर रहता है पूरा का पूरा, इसको हम ऊपर और नीचे इंटू कर लेते हैं साइन चेंज करके, अगर प्लस होगा तो माइनस कर लेते हैं, और 1 का इसमें इंटू करेंगे तो वही का वही आ जाएगा। इसको हम फिर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू √5 है, a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू √2 है, b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, और ऊपर का नंबर एज इट इज, ये 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएगा 3। तो ये हमारा तीसरा वाला सम सॉल्व हो गया। आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट यानी लास्ट सम की तरफ, और लास्ट वाला सम हमारा है 4th नंबर का सम। इस 4th वाले सम में हम देखते हैं, हमारा सम है 1/√7 माइनस 2। इसको भी हम वैसे ही डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर का ऊपर और नीचे इंटू, बट साइन चेंज करके, माइनस है तो प्लस लगा लेंगे, ऐसा ही का ऐसा ऊपर नीचे इंटू कर दिया। और ये वाला जो अपन ने एक बार जो लिखते हैं, यही का यही एक बार तो अपन लिख लेते हैं और इसी में ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। अब 1 का इसमें इंटू करा तो ये आ गया √7 का। अब ये a माइनस बी a प्लस बी फिर वही हो जाएगा, तो √7 का a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू √7 है तो √7 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, √7 प्लस 2 7 ये हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका 7 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा 3। तो आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये आई थिंक ये हमारा चैप्टर का, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट सम था, और ये आपको एक्सरसाइज पूरी कंप्लीटली समझ में आ गई होगी, 1.4 एक्सरसाइज। और अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। और ये सारे क्लास 9 की सारी वीडियोस आपको 2024-25 सेशन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो आप 1-1 करके सारे एक्सरसाइज, सारे सम्स को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि उन डाउट्स को हम एक अलग वीडियोस में, सेपरेट वीडियोस में दोबारा से करके समझ लेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ आ गया है तो लाइक और शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कर लीजिए, जिससे कि वो भी थोड़ा बहुत कुछ समझ लें। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में। Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching Trigonobrain.